बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। क्या हिस्ट्री हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है वो वन पेपर एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से जो है मेनली क्वेश्चंस जो हैं वो इसमें से क्वेश्चंस लाजमी पूछे जाते हैं हिस्ट्री के बारे में। वन पेपर एमसीक्यूज़ में भी पीपीएससी के हो एफपीएससी के हो, सब में पूछे जाते हैं। तो मेन जो हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं ना, वो एक तो 712 से लेकर 1857। 712 जब जो है मोहम्मद बिन कासिम की आमद हुई, ठीक है, और 1857 जब बाग भारत जंग हुई, जब अंग्रेज़ों ने जो है वो मुकम्मल तौर पर बरसगीर को कंट्रोल में कर लिया था। और फिर एक हिस्सा आता है हमारा 1947 के बाद, ठीक है, क़याम पाकिस्तान के बाद का। तो जो पहले वाला हिस्सा है उसको भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते होते हैं। एक 712 से लेकर 1526 तक, ठीक है, और जब 1526 में दोबारा मुगलिया दौर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वहाँ से 1857 तक, तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मेनली अगर हम इस क्वेश्चन होता है कि हम इसकी तैयारी कहाँ से करें। मेनली जो है वो तो हिस्ट्री के 10 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हमें जो है अपने वन पेपर एमसीक्यूज़ के लिए ज़ाहिर सी बात है कि हम इतनी डिटेल तो नहीं करेंगे ना। तो हमारे पास इतना नॉलेज होना चाहिए, हमें बेसिक्स आनी चाहिए, ताकि हमें पता होना चाहिए कि एग्ज़ामिनर जो है वो किस किस्म के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो इंशाल्लाह इन लेक्चर्स को देखने के बाद आपका पेपर में कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। अब हम सबसे पहले जो है वो मोहम्मद बिन कासिम को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम की आमद से जो है वो बरसगीर में इस्लाम का आगाज़ हुआ। इससे पहले भी जो है इनके मतलब ताल्लुकात थे। हिस्ट्री में है कि बरसगीर के कुछ लोग जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में भी हाजिर हुए थे, शायद तिजारत के घर में हाजिर हुए थे। ठीक है, उससे पहले भी मिलते हैं, लेकिन जो बाकायदा तौर पर इस्लाम का आगाज़ जो हुआ बरसगीर के अंदर, वो मोहम्मद बिन कासिम की आमद से होता है। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में देख लेते हैं कि जो मोहम्मद बिन कासिम जो हैं वो मेनली कहाँ पे जो है वो पैदा हुए थे। वॉज बोर्न अराउंड 695 एडी में वो पैदा हुए थे। ठीक है, उनका जो ताल्लुक़ था वो अल साकी कबीले से था। ठीक है, ये ताइफ से ओरिजिनेट हुआ है। और अगर उनका देखा जाए तो वो कहा जाता है कि वो हिजाज बिन यूसुफ के जो इराक़ के गवर्नर थे, उनके नेफ्यू भतीजे भी थे और सन इन लॉ भी थे उनके। उसके बाद इसी वजह से जो है वो उन्हें नौ उम्री में ही पर्शिया का गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया। ठीक है, ईरान का। और उस वक्त के जो बनु उमैया के जो खलीफा थे वो वलीद बिन मालिक थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। और फिर वलीद बिन मालिक की डेथ के बाद जो है उसका भाई सुलेमान बिन मालिक वो इस जगह खलीफा बना। ठीक है, ये कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम का मतलब सिंध फतह करने के पीछे हिस्ट्री क्या थी। तो ये थी कि जो किंग ऑफ साइलोन है ना, उसने जो बनु उमैया का खलीफा था वलीद बिन मालिक, उसके लिए कुछ तहाइफ भेजे। तो जो सिंध के कुछ उसकी बंदरगाह में, ठीक है, डीबल की बंदरगाह में कुछ चोरों डाकुओं ने उसको लूट लिया। उसके अंदर कुछ औरतें भी थी जिन्हें उन्होंने यरगमाल बना लिया। उसमें से एक औरत थी जिसका नाम नहीं था। उसने लेटर लिखा हिजाज बिन यूसुफ को, जो उस वक्त का इराक़ का गवर्नर था। तो उसने फिर उनकी मदद के लिए जो था वो मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। और फिर मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जो है वो दिबल को फ़तह किया। और उन्होंने 712 के अंदर जो है 712 के अंदर उन्होंने सिंध को फ़तह किया। ठीक है, 712 में वैसे कई बुक्स में 711 भी मिलता है, लेकिन हम जो है इसको 712 एडी में जो है उन्होंने सिंध को फ़तह किया। उसके बाद वो वहाँ पे 3 साल तक रहे। ठीक है, लोगों ने देखा कि मतलब बहुत अदलो इंसाफ करने वाले हैं। लेकिन जब उसके बाद हिजाज बिन वलीद बिन मालिक की जब डेथ हुई थी, तो उसके बाद जब उसका ब्रदर सुलेमान खलीफा बना था, तो उसने फिर मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाया। और उसकी जो है वो मेनली हिजाज बिन यूसुफ के ख़ानदान से नहीं बनी। तो आपको जो है वो फिर 20 साल की उम्र में जो है वो कत्ल कर दिया गया था। तो वो ही डाइट एट द एज ऑफ 20 की एज में ही उनका जो है वो इंतकाल हो गया, मोहम्मद बिन कासिम का।
अच्छा, उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो है किसी मुसलमान की आमद नहीं हुई। फिर बाद में अफ़गानिस्तान के एरिए से जो है वो मुसलमानों की आमद शुरू हो गई। तो उसी का जो अफ़गानिस्तान का ही एक एरिया है गज़नी, ठीक है? वहाँ से जो है सुब्तगीन ने, जो कि तुर्की स्लेव था, उसने गज़नवी हुकूमत की बुनियाद रखी। ये इनका टेन्योर है 971 से लेकर 1030 तक, ठीक है? उन्होंने 997 से लेकर 1030 तक जो है वो हुकूमत की। और इनके ख़ानदान में, मतलब इनके डायनेस्टी में, अफ़गानिस्तान, ईस्टर्न ईरान, पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है? उसके बाद महमूद गज़नवी जो था, उसने अपनी जो सल्तनत को वसी करना था, ठीक है? इसलिए उसने इंडिया में आकर जो है वो हमले करना स्टार्ट कर दिए। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि उसने टोटल कितने हमले किए थे, तो उसने 17 अटैक किए थे, ठीक है? 17 एक्सपीडिशंस थी उसकी ऑन इंडिया पे, 17 अटैक किए थे। और 17वां जो उसका अटैक था वो सोमनाथ के मंदिर पे था, जो इसने 1025 AD में किया था। तो सोमनाथ जो है वो हिंदुओं का बहुत बड़ा मंदिर था। इसने वहाँ पे बहुत सारे बुत तोड़े थे, इसलिए इसको बुत शिकन भी कहते हैं, ठीक है? आइडल डिस्ट्रॉयर। सुल्तान महमूद गजनवी जो था, उसने कभी नहीं सोचा था कि उसने जो है वो इधर मुस्तकिल हुकूमत कायम करनी है, ठीक है? इसलिए इसने लगे कुछ पता किए, मतलब कुछ छोटी छोटी हुकूमतें बनाई, कुछ में अपने गवर्नर मुकर्रर कर दिए, उसके बाद चले गए। उसके बाद अब जो कि अफ़गानिस्तान में और भी छोटी छोटी हुकूमतें कायम थी, तो उसमें से ही एक इलाका था गौर, ठीक है? उसमें से जो है सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने गौरी हुकूमत की बुनियाद रखी, जिनका ट्योर था 1150 से लेकर 1206। जो गौर है वो भी अफ़गानिस्तान का इलाका है, ठीक है? उसमें जो गयासुद्दीन जो है वो इस सल्तनत की बुनियाद रखते हैं। बाद में इनका भाई था सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी, जिसने 1212 में फिर हुकूमत की थी। और गौरीज की जो डायनेस्टी में है वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट इंडिया आते हैं। इसने जो है सबसे पहले अटैक किया था मुल्तान और उच पे। मुल्तान और जो उच थे, इसमें भी मुसलमान हुकूमत करते थे, लेकिन वो गजनवी नहीं थे। लेकिन इसने सबसे पहले जो अटैक किया था वो मुल्तान और उच पे किया था। उसके बाद इसने लाहौर पे कब्ज़ा किया था इन 1181 में। लाहौर में जो था वो गजनवी हुकूमत ने अपना गवर्नर बिठाया हुआ था, ठीक है? इसने उसे भी शिकस्त देकर जो है वो लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया था। तो इस तरह गजनवी की हुकूमत को ख़त्म करके गौरी सल्तनत ने अपनी हुकूमत की बुनियाद रखी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बैटल ऑफ तराइन लड़ी, ठीक है? पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ इन 1191 के अंदर, जिसमें उन्हें शिकस्त हुई। उसके बाद अगले साल ही इन्होंने दोबारा जो है वो लड़ी पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ जंग, जिसमें वो फतह कहलाए। और फिर वो इंडिया के जो है बाकी इलाकों में भी मूव कर गए, उन्हें भी कब्ज़ा किया, अजमेर मूव कर गए। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ बुक्स में जो है डेट्स की बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आएंगी। जैसे 1191 में उन्होंने पहली बैटल तराइन की लड़ी पृथ्वीराज चौहान में, फिर नेक्स्ट 1192 में। तो डिफरेंट जो बुक्स में है ना, ये बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। तो सन के लिहाज से इतने मेजर क्वेश्चन नहीं आते पीपीएससी के अंदर, क्योंकि आपको नंबरिंग में हमेशा डिफरेंट बुक्स में जो है वो इसकी वेरिएशन ही मिलेगी। उसके बाद उन्होंने दिल्ली को पता किया इन 1193 के अंदर। फिर उसके बाद जो था वो लाहौर के अंदर दोबारा से बगावत शुरू हो गई थी। तो जब वो बगावत कुचलने गए, तो नमाज की हालत में इंडिया का ही एक खोकर कबीला था, जिन्होंने उन्हें 1206 के अंदर जो था वो जो है कत्ल कर दिया। तो वो इस तरह से उनकी हुकूमत का जो था वो वहाँ पे खात्मा हो गया। अच्छा, इसके बाद जो है मोहम्मद गोरी का जो था वो कोई बेटे नहीं थे, इसलिए उसने अपना जो एम्पायर को जो है वो डिवाइड किया हुआ था अपने स्लेव्स में, ठीक है? तुर्की स्लेव्स थे। उसके बाद वो उसे अपने बड़े बच्चों की तरह रखता था, उन्हें बड़ी स्किल सिखाई। उसमें से ही एक उसका स्लेव था कुतुबुद्दीन, ठीक है? जिससे उसने पहले लाहौर का गवर्नर बनाया, फिर दिल्ली का गवर्नर बनाया। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जब उसकी वफ़ात हो जाती है मोहम्मद गोरी की 1206 के अंदर, तो उसने जो है दिल्ली के अंदर मुकामी हुकूमत कायम कर ली थी। तो अब जो था पीछे जो गजनवी एम्पायर था वो ताजुद्दीन जुल्दुस के अंडर था। जो ताजुद्दीन जुल्दुस थे वो मोहम्मद गौरी के जो थे वो सुसर थे, ठीक है? ही वाज द फादर इन लॉ ऑफ द मोहम्मद गौरी। तो उसने जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कमांड करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा कि वो मतलब अपनी आज़ादी से काम करेंगे, ठीक है? अपनी सल्तनत कायम करेंगे। तो फिर इस तरह जो है वो
कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। तो उसका कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसका जो एम्पायर था वो डिवाइड हुआ था डिफरेंट स्लेव्स के अंदर, तुर्की स्लेव्स के अंदर। वो इन्हें अपने बड़े बच्चों की तरह प्यार करता था। तो उसमें से ही एक कुतुबुद्दीन ऐबक थे जिसको उसने पहले लाहौर का गवर्नर बनाया, फिर दिल्ली का गवर्नर बनाया। जब उसने फिर 1206 में मोहम्मद गौरी की वफ़ात हो गई तो उसने फिर अपनी मकामी हुकूमत कायम कर ली थी दिल्ली के अंदर। अच्छा, उसके बाद जो गज़नवी एम्पायर था वो था ताजुद्दीन जुल्दस के अंडर। वो उसने फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को कमांड करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा कि वो अपनी हुकूमत कायम करेगा। तो इस तरह फिर उसने जो है वो दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसे हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। या उसके उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखते हैं, ठीक है। और 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली मतलब में डिफरेंट ख़ानदान आते रहे। 1526 में बाद में फिर मुग़ल आ गए थे। तो तकरीबन जो है वो इन्होंने हुक्मरानी की 320 ईयर, ठीक है। और टोटल इसके अंदर 5 डायनेस्टीज़ और 35 सुल्तान आते हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ में वेरिएशंस हैं, तो ऐसा क्वेश्चन पीपीएससी वाले नहीं पूछते। अब जो दिल्ली सल्तनत का फाउंडर था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और जो लास्ट था वो इब्राहिम लोदी थे, जिसको फिर बाबर ने जो है बाद में पानीपत के मुकाम पर शिकस्त देकर जो है वो मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि मतलब किस तरह इसके 5 ख़ानदानों ने हुकूमत की। तो सबसे पहले ममलूक डायनेस्टी है, ठीक है। इसका फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो इन्होंने 1206 से लेकर 1290 तक हुकूमत की थी, ठीक है। टोटल जो है वो 84 ईयर्स बनते हैं। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आ जाती है। खिलजी ने 1290 से लेकर 1320 तक हुकूमत की थी। टोटल जो है वो 30 ईयर्स बनते हैं। उसके बाद तुगलक आ जाते हैं। तुगलक ने 1320 से लेकर 1413 तक हुकूमत की थी। तो टोटल जो ईयर्स बनते हैं वो इसके 93 ईयर्स बनते हैं। उसके बाद सैयद डायनेस्टी आ जाती थी। सैयद ने 1414 से लेकर 1451 तक हुकूमत की थी। टोटल जो ईयर्स बनते हैं वो 63 ईयर्स बनते हैं। उसके बाद लोधी डायनेस्टी आ जाती है। लोधी, ठीक है, इसके फाउंडर जो है वो बहलूल लोधी थे, लेकिन लास्ट जो थे इसके सुल्तान वो इब्राहिम लोधी थे। तो इनका जो टेन्योर आता है वो 1451 से लेकर 1526 तक। बाद में 1526 में फिर मुग़ल आ जाते हैं। तो इन्होंने जो था टोटल 75 ईयर्स हुकूमत की थी। तो इस तरह मिलाकर जो है वो पूरे 320 साल डेली मतलब इनके जो है हुकूमतें रहीं। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखा जाए कि सबसे ज़्यादा किसने हुकूमत की थी, तो सबसे ज़्यादा जो है वो तुगलक, ठीक है। और सबसे कम किसका टेन्योर है, तो वो खिलजी का आ जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई थी, ठीक है। मतलब किसने किस तरह इसकी हुकूमत को ख़त्म किया था। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ममलूक डायनेस्टी। इसके जो फाउंडर हैं, इसका नेम आप लोगों ने याद रखना है। ममलूक डायनेस्टी वैसे 1206 से 1290 तक रही। इसका जो फाउंडर था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? वो जनरल थे और स्लेव थे गौरी के। ये हम पीछे जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। और ममलूक डायनेस्टी के ड्यूरिंग जो कैपिटल रहा था वो लाहौर था। पहले लाहौर था 1206 से लेके 1210 तक। बाद में दिल्ली बना 1214 से लेके 1290 तक दिल्ली रहा था। और ऐबिक जो थे डाइड वाइल प्लेइंग पोलो। पोलो खेलते हुए इनकी जो थी वो वफ़ात हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, इसको आपने याद रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की वफ़ात क्या खेलते हुए हुई थी, तो वो पोलो खेलती हुई थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अदर इसके इंपॉर्टेंट सुल्तान ममलूक डायनेस्टी के रज़िया, उसमें रज़िया सुल्ताना है, इल्तुतमिश हैं, बलबन हैं। इनके बारे में भी हम आगे थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे इंडिया के। अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि हु वाज, मतलब कौन था जिसने सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम एम्पायर की बुनियाद रखी थी, तो वो हम उसको अब ये नहीं कहेंगे कि वो गजनवी था या मोहम्मद बिन कासिम था। नहीं, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने मुस्लिम एम्पायर की बुनियाद रखी थी सब कॉन्टिनेंट के अंदर, ठीक है। दिल्ली डायनेस्टी के फाउंडर हैं, ये भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इन्होंने जो था वो कुतुब मीनार स्टार्टेड करवाया था, जिसको बाद में इनके जो सक्सेसर थे शमसुद्दीन अल्तमश, इन्होंने कंप्लीट करवाया था। और ये जो है अनारकली लाहौर में जो है ये दफन है कुतुबुद्दीन ऐबक।
इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। इनका जो रियल नेम था वो निसार था, ठीक है। इन्होंने जो था कैपिटल जो है वो दिल्ली मूव कर दिया था, लाहौर से दिल्ली। उसके बाद ये जो फेमस थे, ये अपनी इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, कंसल्टेशन ऑफ 40, जो से चलीसिया भी कहते हैं, तो उसकी वजह से ये जो थे ये फेमस थे। उसके बाद रज़िया सुल्ताना हैं, ठीक है। ये फ़र्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर थी सब कॉन्टिनेंट की। ये आपने याद रखना है कि फ़र्स्ट मुस्लिम वुमेन रूलर कौन थी सब कॉन्टिनेंट की, तो वह रज़िया सुल्ताना थी और ये इल्तुतमिश की बेटी थी। शी वॉज़ द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। इसने 1236 से लेकर 1240 तक हुकूमत की थी और फिर बाद में जो था ना वो इसे कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद गियासुद्दीन बलबन है, इन्होंने 1266 से लेकर 1287 तक हुकूमत की थी। ही वॉज ओल्ड सुल्तान ऑफ ममलूक डायनेस्टी। ओल्ड इसलिए कहा जाता है कि जब ये बादशाह बना तो इसकी एज जो थी वो 94 थी और इसका जो रियल नेम था वो गियासुद्दीन बलबन था। अब बलबन ने देखा कि लोग जो हैं वो बादशाह सुल्तान से इतना नहीं डरते हैं, ठीक है, उसकी इज़्ज़त नहीं करते, तो उसने एक पॉलिसी बनाई थी जो कि बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी, जो कि फ़ेमस थी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के नेम से। तो बलबन जो था वो फेमस था अपनी ब्लड और आयरन पॉलिसी की वजह से। उसके बाद जो है वो खिलजी डायनेस्टी आती है, ठीक है। 1290 से लेकर 1320 तक इनका टेन्योर है। इसका जो फाउंडर था, मतलब खिलजी डायनेस्टी को बनाने वाला था, जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी, ठीक है। इसने इसकी बुनियाद रखी थी खिलजी डायनेस्टी की और इनकी जो हुकूमत के दौरान जो कैपिटल रहा था वो दिल्ली रहा था, ठीक है। इसका जो फेमस रूलर था वो अलाउद्दीन खिलजी था। अब अलाउद्दीन खिलजी जो था वो सन इन लॉ भी था, नेफ्यू भी था जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी का। इस अलाउद्दीन खिलजी ने जो था वो एक इलाका फ़तह किया था, तो जब जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी उसे मुबारकबाद देने गए तो उसने वहाँ पे इसे कत्ल कर दिया, ठीक है, और इसका सर नेज़े पे लटका दिया। जब वो फिर इस हालत में दोबारा दिल्ली आया तो उसने अपनी हुकूमत यहाँ पर आकर कायम कर ली। ये फेमस था फॉर हिज प्राइस कंट्रोल सिस्टम। इसने मंडियों में हर चीज़ की कीमत जो थी वो फ़िक्स कर दी थी, ठीक है। खुद जाकर भी देखता था कि कौन सी चीज़ जो है वो किस कीमत में बिकती है और अपने रियासती एहलकारों को भी भेजता था। तो ये इसने जो था हर चीज़ की जो कीमत थी वो फिक्स कर दी थी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। इनका टेन्योर रहा 1320 से लेके 1413 तक। इनके जो फाउंडर थे जिसने इसकी बुनियाद रखी वो गाजी मलिक, और इनकी डायनेस्टी के ड्यूरिंग जो कैपिटल रहा वो दिल्ली रहा और ये दिल्ली में ही दफन है। इनके जो सबसे बड़े बेटे थे रियासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक, उन्हें लुनेटिक रूलर, खपती बादशाह भी कहते हैं, क्योंकि इसने सबसे पहले तो था कि कैपिटल शिफ्ट कर दिया। बाद में पता चला कि वहाँ की आबो हवा जी रहने के काबिल नहीं थी, तो एक तो ये इसने किया और दूसरा टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई कि लोगों को कहे कि वो अपने पुराने सिक्के ले आए और खजाने से न्यू सिक्के ले जाएं। तो लोगों ने बड़ी बेईमानी से काम किया, टूटे फूटे या पुराने जो थे वो नकली जाली सिक्के दे गए और इस तरह उसका जो खजाना था वो खाली हो गया। उसके बाद आ जाती है सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का जो टेन्योर था वो 1414 से लेकर 1451 था। इनके जो फाउंडर थे वो खिज़र ख़ान थे और खिज़र ख़ान जो थे वो फ़िरोज़ शाह तुगलक के टेन्योर में मुल्तान के गवर्नर रहे थे, ठीक है। ही वॉज द गवर्नर ऑफ मुल्तान ड्यूरिंग फ़िरोज़ शाह तुगलक टेन्योर। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा, मतलब सैयद डायनेस्टी में कोई इतने ज़्यादा जो थे वो काम नहीं हुए। इन्होंने क्या किया, कोऑपरेट कर दिया विद टेमरलैंड, ठीक है, तैमूरी सल्तनत के साथ। मतलब जब टेमरलैंड ने इंडिया पर हमला किया तो इन्होंने उसके साथ ताउन किया, सैयद डायनेस्टी खिज़र ख़ान ने, ठीक है। और इसलिए उन्होंने फिर क्या किया था कि इसको लाहौर और मुल्तान की गवर्नरशिप गिफ्ट, मतलब एज आ तोहफे में दे दी थी, क्योंकि इसने टेमरलैंड के साथ जो था वो ताउन किया था। उसके बाद लास्ट जो दिल्ली सल्तनत, फिलहाल जो दिल्ली सल्तनत के अंदर आती है वो लोधी डायनेस्टी है, ठीक है। इसके जो फाउंडर थे वो बहलूल लोधी थे। इनके डायनेस्टी के ड्यूरिंग भी जो कैपिटल रहा वो दिल्ली रहा और उसके अलावा सैयद डायनेस्टी के ये गवर्नर रहे थे। और इसका जो लास्ट रूलर है, लास्ट हुक्मरान लोधी डायनेस्टी का, वो है इब्राहिम लोधी, ठीक है, हु डिफीटेड बाय द बाबर, जिसको बाबर ने शिकस्त दी थी एट पानीपत के मुकाम पे
जब पानीपत की पहली जंग हुई थी, ठीक है, टोटल 3 जंगें हैं। तो जब पानीपत के मुकाम पर पहली जंग हुई थी 12 फरवरी 1526 में, बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर दिल्लिया सल्तनत का खात्मा कर दिया था, ठीक है। और उसके बाद फिर उसने क्या किया था, मुग़ल हिस्ट्री, मुगलिया हुकूमत की बुनियाद रखी थी। अब हम जो मुग़ल हिस्ट्री है वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग जो है इंशाल्लाह, इसके अलावा पेपर में आपके और कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा।